दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना आपको जो ये पेपर दिख रहा है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी रुड़की का ये पेपर है। किसका पेपर है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। ओके, ग्रुप ए की पोस्ट होती है। 2024 में ये पोस्ट आई थी। इसका एग्जाम जो हुआ था, इसका एग्जाम कब हुआ था? यहाँ पे 30/06 और 2024 में इसका यहाँ पे एग्जाम होता है। ये आप ध्यान देना, अभी रिसेंट का एग्जाम है। ठीक है, 30 जून का यहाँ पे ये आपका एग्जाम हो गया। और यहाँ पे इसके आंसर की भी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इसका रेफरेंस ले सकते हो अन्य असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस थे पर्टिकुलरली वो ज्यादा थे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर का है। टाइम यहाँ पे आपको 150 मिनट दिया गया था। और ये पेपर आपको यहाँ पे बुकलेट दी गई थी, इसका यहाँ पे ओएमआर शीट भी इसमें थी। ओके, तो ये है पेपर। अब आपको हम यहाँ पे पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये पार्ट और पार्ट बी में है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अब आने वाले जैसे डीयू का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। हर एक यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक तो नहीं होते, बहुत जाते होते, हर एक डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार होता है। ओके, मतलब एक अच्छी पोस्ट में आते हैं वो लोग भी। अब यहाँ पे जो पार्ट ए है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री मानते हैं। तो इसका जो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार था ना, तो यहाँ पे ये 50 नंबर का इसका ऑब्जेक्टिव था। और पार्ट बी भी इसी में दे रखा था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे 1 मार्क्स थे हर एक राइट क्वेश्चन के, किसके ऑब्जेक्टिव में बस। ठीक है, पार्ट ए इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्ट ए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस एग्जाम में सारे के सारे। उसमें आपका जीए भी है, उसमें आपका एफआर रूल्स भी, जेएफआर रूल्स भी हैं, उसमें आपका क्वांट्स भी है, रीजनिंग भी है। ओके, इंग्लिश भी है। ओके, तो ये सब भी आपके अन्य जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बैरन को अगर हम एनालॉगस करते हैं फर्टाइल के साथ में, तो बैरन का मतलब होता है भाई बंजर, है ना। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। आइडेंटिफाई द करेक्ट एनालॉगी टू इनोक्यूअस। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। तो यहाँ पे हमको इनोक्यूअस का भी एंटोनिम देखना है। तो इनोक्यूअस मतलब क्या होता है? जो क्षति नहीं पहुंचाता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? पेर्निशियस। ये क्या होता है? जो नुकसान पहुंचाता है। ओके, सक्सेस गिव ओनली डैश प्लेजर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोन्यूमेंटल नहीं, मोमेंट्री बिल्कुल। सक्सेस एक मोमेंट्री प्लेजर देता है क्योंकि इसके बाद इंसान दोबारा किसी और चीज में लग जाता है जिसमें उसको और सक्सेस पानी होती है ना। मोनोटोनस अलग हो जाएगा कि एक समान ही, है ना। मोमेंटस तो यहाँ पे नहीं होगा, मोमेंट्री यहाँ पे आपका सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा आंसर। एब्सटेन यानी कि उसमें से ना ही यस ना ही नो वाला जो होता है। एब्सटेन डैश अल्कोहल इट डेंजरस डैश यू इन योर कंडीशन। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सही? एब्सटेन फ्रॉम होता है हमेशा। ठीक है, आप किससे कर रहे हो? फ्रॉम एल्कोहल। इट इज डेंजरस टू यू इन योर कंडीशन। ठीक है, ये आपकी कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे क्या होता है? खराब होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एब्सटेन के साथ हमेशा यहाँ पे फॉर्म फ्रॉम लग जाएगा। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल्दो नीदर जैकेट इज रियली द राइट साइज, है ना। ऑल्दो बट टुगेदर तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना, ये तो हमेशा साथ में चलता ही है। ओके, द स्मॉलेस्ट वन फिट्स बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? द स्मॉलर वन फिट्स बेटर, है ना, बेटर होगा। ऑल्दो नीदर जैकेट इज रियली द राइट साइज, द स्मॉलर वन फिट्स बेटर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका राइट। अब यहाँ पे ये पैसेज है 5 और 6, इसका आपको आंसर देना था। आप पैसेज देख सकते हो, ये पेपर भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे जाके आप देख लेना। इसकी आंसर की भी मैं ऐड कर दूंगा इसी के नीचे। ओके, तो ये 5 और 6 वाला आप देख सकते हो, इसी में आपको मिल जाएगा। हम लोग 7th वाला करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Within the scientific community, the accomplishment of Sir Isaac Newton are referred to more often as scientists living or dead। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे आइजैक न्यूटन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? देन दोज ऑफ एनी अदर। यहाँ पे बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं ये? तो देन आता है किसमें? जब आप दो लोगों के बीच में कर रहे होते हो ना। द अकम्पलिशमेंट ऑफ सर आइजैक न्यूटन आर रेफर टू मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर, किसी भी अन्य व्यक्ति से, एनी अदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट। अ बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। एक स्टिल वाटर में जो बोट है पर्टिकुलरली वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी ये नदी है या फिर स्ट्रीम है, धारा है, इसकी जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ में नाव जा रही है। तो नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 13 + 4 करोगे आप
तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, तो इसको 68 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 68/17 कर दोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे सिंपली है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 4 आवर्स आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आपकी एक बिल्डिंग है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है एक, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 30 मीटर अवे है, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा पर्टिकुलरली 30 मीटर है, तो यहाँ पे 30 है, तो ये पक्का आपका 60 होगा, ये आपका यहाँ पे 90 तो होता ही होता है। तो 30 के बाद हमेशा सबसे हमेशा वैल्यू कौन सी होती है, यहाँ पे 1 होती है, ये आपको पता है, यहाँ पे 2 होती है ना, ये तो शॉर्ट आपको पता ही होगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो 60 के सामने कौन सी वैल्यू आती है, √3 की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई, ये है आपकी भवन की ऊंचाई, ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 √3, क्योंकि 1 का मतलब क्या है 30 है, तो यहाँ पे √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे √30/√3 हो जाएगा, तो 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर बी। देर आर 15 पीपल इन अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में 15 लोग हैं, ऑल ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर ओनली वंस एट एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस के एंड में उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाना। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ना, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, n(n-1/2), तो n क्या होता है, टोटल नंबर, ओके, n आपका 15 - 1 अगर आप कर दोगे अपॉन 2 कर दोगे, तो 15/14/2, यानी कि 7 × 15 कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ये आपको पता है, दैट इज 105, ओके। अ हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, एक हॉल है, ठीक है, हम हॉल को ऐसा मान लेते हैं, ये हॉल वैसे तो आप बोल सकते हैं क्यूबॉइड की शेप में होगा, लेकिन इसकी ये 15 है, ये 20 है। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, यानी कि छत और जो फर्श है उसकी जो एरिया है वो इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल, आपका फोर वॉल कैसे निकलता है, 2 × L + B इंटू हाइट, ओके, तो कितना हो जाएगा 2 × L + B, 15 + 12 इंटू एच तो हमारे पास है नहीं, तो 15 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 + 12, तो यहाँ पे 27 इंटू एच, ओके, तो कितना आ गया, ओके, ये आपका 54H आ गया। ये है आपका क्या, एरिया ऑफ फोर वॉल, है ना। अब एरिया कितना था, द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड द सीलिंग, अब फ्लोर का भी वही एरिया होगा जो सीलिंग का होगा, फ्लोर आपका रेक्टेंगल है, तो 15 × 12 आपका एरिया हो गया, तो कितना आ गया 180, 180 इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये तो एक ही एरिया निकालता हमने, तो यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग दोनों है, तो कितना आ जाएगा 360 हो गया। 360 आपका बराबर है किसके, द एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल कितना था 54, है ना, तो आप 360/54 कर दोगे इंटू एच कर दोगे, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल जाएगा, आपका 1200 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। Sonal and Manav started working on a project. Together they can complete the project in 30 days. वो 30 दिनों में एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ओके, दोनों मिलकर। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 16 days विद मानव, सोनल लेफ्ट कर दिया, देन मानव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 44 days। अब देखो सिंपली आपको पता है 44 + 16 अगर आप करोगे तो 60 होता है, और अगर वो दोनों जैसे मान लो ये 60 कंप्लीट वर्क था, मैं यूनिट डिजिट से करता हूँ, तो दोनों अगर एक एक यूनिट काम करते हैं तो दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 30 दिन में। तो यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ओके। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई 30 दिन हमारे यहाँ पे सटीक बैठ रहा है एकदम, तो यानी कि दोनों का एक दिन का वर्क कितना था, 1 1 यूनिट था, ओके। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 44 डेज में करता है, हमने ये भी निकाल दिया कि दोनों एक ही दिन में करते हैं, इन हाउ मेनी डेज मानव वुड हैव टू टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट, एंटायर प्रोजेक्ट कितना है 30 है, मानव कितने दिन में करता है, एक दिन में एक यूनिट करता है, तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 60 में ही करेगा, ये आपको पता है, तो यहाँ पे आपका 60 आपका आंसर आ गया। सेट ए है आपका 2 3 4 5, सेट बी है आपका 25 26 27 20 29, दो नंबर को हमने लेना है रेंडमली, हर एक सेट से एक लेना है, जैसे 2 3 4 और 5, 25 26 27 28 एंड 29, ओके। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो नंबर जब हम लेंगे हर एक सेट से, उनका जो सम है वो 30 आना चाहिए, पहले तो आप 2 लोगे और 28 लोगे, 2 एंड 28, ठीक है। दूसरा आप लोगे 3 एंड 27, 3 एंड 27, फिर आप लोगे 4 एंड 26, 4 एंड 26, फिर आप लोगे 5 एंड 25, है ना। बाकी यहाँ पे जो 29 वाला बचा, ये इसके लिए यहाँ पे सेट में नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे इन चार चार का सम कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है, तो टोटल सेट कितने हो गए, सेट आपको यहाँ पे पता है कितने हैं, यहाँ पे सेट ए कितना है 4 नंबर है, सेट बी में कितने हैं यहाँ पे 5 नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हो जाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे
5 × 4 दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेट 20 आ गया। और यहाँ पे कितने हमारी प्रोबेबिलिटी निकल रही है, 4 निकल रही है। 4/20 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना निकल जाएगा, दैट इज 0.2। ओके, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है एक कंपनी का लाख रुपीज में, ठीक है, ये पर एनम ओवर है, ये आपका कुछ सालों का दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा टोटल एक्सपेंडिचर जो है किसी ऑल सभी आइटम्स का 1998 का, यानी कि इसकी ये बात कर रहा है, ये कितना परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2002 की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो अगर आप देखोगे, अगर आप 2002 का प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 713 निकल जाएगा इन सभी को अगर आप प्लस करते हो। 1998 को प्लस करोगे तो 492.2 निकल जाएगा। सिंपली आपने इसका परसेंटेज निकालना है, 492.2 अगर आप करोगे देन अपन 713 इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपका सिंपली यहाँ पे आंसर क्या निकल जाएगा, 69.03, है ना। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 69। ओके, अब यहाँ पे आ गया आपके एनईपी से क्वेश्चन, हायर एजुकेशन से क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं, ई डबल सी ई का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, यहाँ पे है विच स्टेट पास द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिल 2023 में किसने, ये स्टेट ने यहाँ पे ये बिल पास किया था, तो गोवा ने किया था। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया और नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी वैसे एरियाज हैं जो बॉर्डर एरियाज में आते हैं, बेसिकली जो चाइना से लगते हैं, उन विलेजेस को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, बेसिकली इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में आईटीबीपी को भी शामिल करा गया है, उनके हेल्प से भी यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है ना, ये आपको पता होगा। ओके, वो अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक के से दो नदियां निकलती है। पहली बात तो एक निकलती है यहाँ पे कहाँ से, नॉर्दर्न से इसके सोन नदी निकलती है। एक यहाँ से निकलती है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा नदी। सोन नदी जाकर कहाँ पे मिल जाती है गंगा से, यहाँ पे पटना में मिल जाती है, ये भी नॉर्मली आपको पता है ना। नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई अरेबियन सागर में गिरती है, तो यहाँ पे आपका नर्मदा हो गया राइट आंसर। ओके, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है। ओके, द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। देखो जो आपका शेड्यूल 1 से लेकर 12 है वो पूरा का पूरा आपको लर्न होना चाहिए। जैसे 1 है आपका लिस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट जो आता है आपका, सेकंड आपका यहाँ पे है ना, वैसे आपको पूरा क्या आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द पर्टिकुलरली जो जो जितने हैं उसमें। ओके, जैसे 3 जैसे आप, मैंने तो ऐसे याद करा हुआ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। ये टेरिटरी हो गया, इमोल्यूमेंट्स हो गया, इमोल्यूमेंट मतलब जो वेतन भत्ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, सीट्स इन राज्यसभा, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया, और यहाँ पे आपका स्पेशल एरियाज ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। तो ये आपको याद रखना है, पीएम से पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी है ना। ये अदर शेड्यूल एरिया हो गया, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। ये हो गया फेडरल लिस्ट जिसे हम बोलते हैं लिस्ट सिस्टम, जो कि किस में आता है, 7th में आता है। हाँ, तो ये भी सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 7 में आपको 3 लिस्ट मिलेंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। यूनियन लिस्ट आपका संघ सूची, इसमें आपके 100 विषय हैं। ओके, ये भी आप लोग को याद रखना है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ जो कानून है वो यूनियन बना सकती है, स्टेट लिस्ट में कानून सिर्फ स्टेट बना सकता है। कंकरेंट समवर्ती सूची में जो भी टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उस पर कानून स्टेट और यूनियन दोनों बना सकती है। अगर एक ही मुद्दे पर दोनों ने कानून बना दिया है तो यूनियन गवर्नमेंट का ही कानून चलेगा। ओके, चलो, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर बांध किससे है, तो ये भी बहुत सिंपल है, नर्मदा नदी में बनाया गया था रिसेंटली, केवड़िया में आपको मिलेगा ये, है ना, केवड़िया में के आसपास आपको ये मिल जाएगा। ओके, पंचेश्वर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, पंचेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये मिलेगा उत्तराखंड में पंचेश्वर बांध। ओके, ये इंडिया और नेपाल के द्वारा बनाया जा रहा है, बहु मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे इरिगेशन भी होगा, बिजली के लिए भी आएगा। ओके, सारा कुछ होगा उसमें। यहाँ पे आपका रीजनिंग शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे है आपको रॉन्ग टर्म देखना है, तो एम, इसका NOPQ, ये बिल्कुल ठीक है। ABCDEFGH IJ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है हमारे हिसाब से, ये हमको लग रहा है कि गलत होगा, लेकिन नहीं है। ठीक है, तीनों का अगर आप सम करोगे ना, तीनों के नंबर का, M कौन से नंबर में पड़ता है, 13th नंबर में। D आपका 4 नंबर में पड़ता है ना, और H आपका कब पड़ता है, 8। इन तीनों का अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे आपका 17 + 8, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। तीनों को अगर आप प्लस करोगे इन सबको तो 25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे OHC में आपका 26 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका OHC हो जाएगा राइट आंसर।
फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 की है ना। फिर यहाँ पे आपका 7.5 का यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी 23 के हिसाब से, यहाँ पे आपका 31.25 हो जाएगा। वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे बाकी तो ऑप्शन वैसे भी लग नहीं रहे, 31.25 आप इजीली कर भी लोगे, है ना। 40 और 21 तो हो ही नहीं सकता। इंसेक्ट डिसीज फैलाते हैं, वॉर क्या फैलाते हैं, वॉर से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन फैलता है, भयानक त्रासदी फैलती है ना। यहाँ पे आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस निकालना है, इनके हिसाब से सबसे पहले क्या आता है ना, ये आप लोगों को पता है, इसमें नॉर्मली है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले आता है लेटर ABCDEFGH, है ना, ये तो आपको पता ही है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे फिर आपका 1 आता है, लेटर से वर्ड बनता है, 4 और 1 ठीक है, 4 और 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका लेटर वर्ड फिर फ्रेज बनता है, 3-4 वर्ड का मिलाकर एक फ्रेज बनता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर यहाँ पे आपका फ्रेज के बाद क्या बनेगा, दैट इज सेंटेंस, एक पूरी लाइन को सेंटेंस बोलते हैं जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है। फिर उसके बाद बनेगा पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा राइट आंसर, दैट इज डी। ए एंड बी आर ब्रदर्स, देखो ए और बी जो हैं वो ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस साइन होता है ब्रदर का। सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब इनको हमको नहीं पता, ठीक है। ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है, ठीक है, ए का जो सन है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सन की, ओके, यहाँ पे ये प्लस हो गया, वो डी का भी ब्रदर है। अब डी प्लस है या माइनस है हमको नहीं पता, क्योंकि डी का भाई है। अब ये जो सन है ये इसकी ये बहन भी तो हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे बोला है सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो यानी कि डी भी क्या हो गई, माइनस हो गई, और सी भी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गई, ओके। तो यहाँ पे आप पूछा है कि बी का रिलेशन क्या है सी से, तो बी का रिलेशन क्या है सी से, तो ये इसके पापा हैं ए, और पापा का ये भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, ओके, सिंपल सी बात है। ई, अब यहाँ पे आपने सीक्वेंस होना, EF, यहाँ पे देखो उल्टा चल रहा है, ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, फिर CDE, है ना। अब बी वाला तो एक ही है, आपको बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, 27 का आपका बी आंसर हो जाएगा। थिएटर दैट इज एंटरटेनमेंट, और टेम्पल, टेम्पल में क्या होती है, प्रेयर होती है, थिएटर में क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, टेम्पल में क्या करते हो, जाके प्रेयर करते हो, पूजा करते हो, है ना। विच फंक्शन कीज डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना है, तो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो आपको कंट्रोल प्लस F2 दबाना है। F1 का मतलब हेल्प होता है, ये भी आप ध्यान देना। टोटल F जो कितनी कितनी कीज होती है, टोटल फंक्शन कीज 12 होती है ना। एरो कितनी होती है, 4 होती है, ये भी आप लोग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल MS एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, इनमें से कौन सा फार्मूला है जो MS एक्सेल कैलकुलेट नहीं करेगा। बेसिकली इसमें दो आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से, ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये वाला लागू नहीं होता अगर आप इफ नहीं लगाओगे तो, ठीक है। दो आंसर मेरे हिसाब से इसमें होने चाहिए, इनके हिसाब से आंसर देन रखा है। Which of the given combination of keyboard keys can be used as a shortcut to open paste special dialog बॉक्स इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में अगर आपको पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो आप कौन से बटन को दबाओगे, शॉर्टकट कीज क्या होगा उसका, कंट्रोल ऑल्ट और वी, कंट्रोल वी तो सिंपल पेस्ट होता है ना, कंट्रोल ऑल्ट और वी अगर आप दबाओगे तो आपका हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आप क्या करोगे तो टास्क मैनेजर आपका खुल जाएगा, कई बार इसमें आपके मेन्यूज भी खुलते हैं, है ना, अदर मेन्यूज भी खुलते हैं, ओके। वट इज नॉट अ प्राइमरी टास्क ऑफ ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्रोग्रामिंग, या फिर पैनल भी बोलते हैं कई बार, ये भी एग्जाम में आता है, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसका बेसिक काम होता है मार्केटिंग करना, ओके, इसका बेसिक काम क्या होता है, मार्केटिंग। वेब पेज जब हम बनाते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिंक हो जाएगा। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक कोडिंग लैंग्वेज जिससे आप वेब पेज बनाती है, उसके बैक एंड में ये चल रहा होता है, तो HTML आपका राइट आंसर हो गया। डॉक तो आपका एक डॉक फाइल हो गई, URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका एक लिंक होता है जिससे पता चलता है कि आप ये जो लिंक है ये कहाँ पे खोला जा रहा है, ओके, तो ये भी गलत हो गया, तो HTML इज द राइट आंसर। Which of the following protocol is used to send the message from one server to another server, एक सर्वर से, जैसा आपका ये कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर में अगर आप सर्वर अलग अलग हो गया एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो अगर आपको एक मैसेज भेजना है तो आप किसका यूज करोगे, सिंपल है SMTP। मेल भी जो आपकी ईमेल होती है वो भी आपका SMTP, इसे हम बोलते हैं, याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं, ये चीज ध्यान देना। HTTP का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ मैनुअल लिंक ब्रेक इन MS वर्ड, MS वर्ड जैसे आपकी वर्ड है, ठीक है, ये आपकी वर्ड का पेज है, अगर आपको मैनुअल लिंक ब्रेक करना है तो आप क्या बटन दबाओगे,
तो आप कौन सा बटन दबाओगे, शिफ्ट प्लस एंटर अगर आप दबाते तो वहाँ पे मैनुअल लाइन ब्रेक आ जाएगा, यहाँ पे लाइन ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल प्रोग्रेशन जो होती है आपकी वार्षिक वित्तीय प्रगति किस पर निर्भर करती है सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से, तो ये करती है वर्टिकल रेंज ऑफ पे मैट्रिक्स। आपका पे मैट्रिक्स जितना है उसके हिसाब से जो वर्टिकल रेंज 1 2 3 4 5 6 जितने भी पे मैट्रिक्स होते हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्रोग्रेशन डिपेंड करता है। सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से क्या डिटरमाइन करता है, आपके फंक्शन रोल इन द हायरार्की। आपका क्या रोल, आपकी जो हायरार्की है, जैसे आपका लेवल 1 एमटीएस हो गया, फिर लेवल 2 में आपका एलडीसी आ गया, लेवल 3 में आपका जैसे कोई और पोस्ट होगी, अब डिपेंड करता है, यूडीसी तो लेवल 4 में आता है सीधा, है ना। फिर आपका यहाँ पे 7 में आ गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, फिर आपका यहाँ पे 10 में आ गया आपका ऑफिसर लेवल का डायरेक्टली जो भी आएगा रिक्रूट होके। ओके, चाहे यूपीएससी से है, अब चाहे प्रमोशन से हो। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पे मैट्रिक्स। ये जो मैंने आपको पे मैट्रिक्स बताया ना, ये इस पे डिपेंड करती है आपके हायरार्की। इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं। ओके, टीयर 1 इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, टीयर 1 की बात कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत मिलता है, तो ये मिलता है आपका 80 CCD और इसका सब सेक्शन है 2। ओके, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेंडिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रेनिंग एंड ट्रीट द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज अ ड्यूटी। इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है जब आप किसी सरकारी कर्मचारी को एक ट्रेनिंग में भेज रहे हो और उसकी ट्रेनिंग के पीरियड को ड्यूटी ही गिन रहे हो आप, तो इसमें से कौन सा नहीं माना जाएगा, तो द ट्रेनिंग पीरियड शुड बी मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग पीरियड है तो वहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं होगा ये कि वो ड्यूटी कर रहा है। ओके, 1 साल से कम का होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड, ठीक है, टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, इज हर इनएबिलिटी टू ज्वाइन द और रिज्वाइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन। द पीरियड ऑफ लीव इज काउंटेड एज क्वालिफाई फॉर अ ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट अंडर। तो किस ग्रांट के अंदर में ये आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा फंडामेंटल रूल्स। ओके, 26 का जो सब सेक्शन है बी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, कई बार आपको फंडामेंटल रूल्स भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं ना, तो फंडामेंटल रूल्स पहली बार कब लागू हुए थे, उसके बाद तो अमेंडमेंट होते रहे इसमें 1 जनवरी 1922 में सरकारी कर्मचारियों के लिए। विच फंडामेंटल रूल डज नॉट डील विद ग्रांट एंड रेगुलेशन ऑफ इंक्रीमेंट। तो इनमें से कौन सा जो फंडामेंटल रूल है वो डील नहीं करता है ग्रांट एंड रेगुलेशन से, तो कौन सा डील नहीं करता है भाई, 26 करता है, 27 करता है, 29 भी करता है। 16 वाला बेसिकली डील किससे करता है, ये करता है भाई जो आपका पीएफ सब्सक्रिप्शन है गवर्नमेंट में, उससे फैमिली पेंशन पे डिपेंड करता है। ये वाला जो सब सेक्शन है ये डील करता है इससे। किससे डील नहीं करता है, इंक्रीमेंट से। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो आपका डेप्रिसिएशन होगा मशीनरी का, वो चार्ज किस पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मशीनरी का लिखित मूल्य जो वहाँ पे उसका रिटर्न, जो उसकी वहाँ पे मार्क्ड प्राइस होगी ना, जो उसमें लिखा होगा वो आपका होगा। ओके, उस पर डिपेंड करी जाएगी आपकी क्या, डेप्रिसिएशन, जो भी सामान आपका है। गवर्नमेंट सर्वेंट में रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब हर गवर्नमेंट सर्वेंट को पीएफ अकाउंट लेना बहुत जरूरी है जिसमें वो पैसा डालता रहेगा। अ फैमिली पेंशन फंड और अदर सिमिलर फंड इन टर्म ऑफ द प्रोविजन ऑफ, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, वो आपका कौन सा है, फंडामेंटल रूल्स 16 के अंतर्गत आपको फैमिली पेंशन लेना बहुत जरूरी है, पीएफ फंड लेना बहुत जरूरी है, ये आपको अभी बताया था मैंने। ओके, द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो पे होती है सरकारी कर्मचारी की, हुज प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट इज फाउंड टू बी और हैव बीन एरोनस। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति वो की गई, उसका वेतन डैश अनुसार विनियम किया जाएगा, शैल बी रेगुलेटेड इन टर्म ऑफ, तो उसका जो नई भर्ती होती है किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी की पदोन्नति हुई है, किसी पद पर नियुक्ति हुई है, ठीक है, तो उसका जो वेतन होगा वो किसके अनुसार देखा जाएगा, नए नए भर्ती का, तो ये देखते हैं FR 31A के हिसाब से, नए वाले भर्ती का या फिर जो प्रमोशन हो गया है उसका नया नया जो सैलरी आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। राइट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ट्रेवलिंग अलाउंस, जो टीए आपका होता है इंक्लूडिंग डेली अलाउंस, जो भी आपको डेली अलाउंस मिलता है, इज फोर्टिफाइड और डिमीड टू हैव relinquished इफ द क्लेम इज नॉट प्रिफर्ड विद। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यदि डैश के भीतर अगर इतने इतने दिनों के भीतर अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपका जो टीए अलाउंस है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। आपको टीए अलाउंस के लिए आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम गलत दे रखा है, मे बी आई थिंक डेज का होता है इसमें, आई थिंक 60 या समथिंग का होता है, इन्होंने यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है। ओके, यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हैव बीन रेफर्ड टू इन द जीएफआर, ये क्या है आपका जनरल फाइनेंशियल रूल,
ये आपको पता है 1947 में पहली बार लागू हुए थे। तो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल क्या है, प्रॉपर्टी जो है आपकी, बेसिकली यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, हैव बीन रेफर टू इन द जेएफआर अंडर रूल। तो किसके अंतर्गत है ये, आपका 21 के अंतर्गत है। In a department, if a department is unable to sell any surplus or obsolete or unserviceable item in spite of its attempt थ्रू एडवर्टाइज, टेंडर और ऑक्शन। यहाँ पे जिस भी कंपनी ने, जैसे मान लो आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने अपनी एक गाड़ी बेचनी है, जो गाड़ी उनको यहाँ पे टेंडर या फिर ऑक्शन में, यहाँ पे इट में डिस्पोज ऑफ अ सेम एट इट्स स्क्रैप वैल्यू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन। तो किसके साथ कंसल्टेशन करनी पड़ेगी उसको, यहाँ पे एक फाइनेंस डिवीजन होता है हर एक डिपार्टमेंट में, उस साथ उनको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अपना टेंडर या फिर ऑक्शन निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को पता ही है। फंड मैनेजमेंट, टैक्स कलेक्शन तो नहीं है ना, वो तो इनकम टैक्स का हो गया। ओके, एसेट जनरेशन भी काम नहीं है। हेल्थ केयर बेनिफिट तो आपका पीएफ का काम है, पीएफ का नहीं बोलेंगे, जो आपकी सीजीएस है ना। सेक्शन 11 है आपका, आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आया था, ये आप लोग को पता है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन 11 है वो किससे डील करता है आरटीआई एक्ट के, तो दैट इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट है आपका, परचेज ऑफ गुड ऑन ईच ओकेशन may be made on the recommendation of a duly constituted local purchase committee। जो आपकी एलपीसी होती है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा अबव 25,000 एंड अप टू 2,50,000। ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो जीएफआर रूल से, एफआर रूल से था। ये आपका सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपका पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ आईआईटीएस करके, यहाँ पे आपसे यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 5 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट लेटर, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कन्वेइंग द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद रीजन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है तो उसका रीजन आप यहाँ पे बता के लेटर लिखना है। ये आपके ऐसी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिखने वाले क्वेश्चंस थे उस टाइम पे, वो डिस्क्रिप्टिव अलग है। तो हमारा यहाँ पे बेसिक काम था आपके एमसीक्यूज को देखना, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे लिख सकते हो, और अगर इसके जेएफआर रूल्स के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ है तो आप बता सकते हैं, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।